अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑर्डर। तो आज हमने टाइप्स पढ़नी है रिएक्शन ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, यूनिट्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इट मीन्स दैट जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। चाहे रिएक्टेंट की जो भी कंसंट्रेशन हो, ये ऑर्डर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट of the concentration of reactant. Clear? तो it means that a change in a concentration has no effect on the speed of reaction. ठीक है, अगर आप concentration जो है वो reactant की change कर दोगे तो speed of reaction पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये order reactant की concentration पे depend करता ही नहीं है। तो चाहे आप जितनी मर्जी reactant की concentration बढ़ा दो, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो उससे rate of reaction पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जनरल रिएक्शन में हमने क्या कहा कि जो ए है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ए कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, उससे प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर? अगर आप इसका रेट लिखो तो रेट इज इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमने यहाँ पे ये कहा है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा? जीरो आएगा। ठीक है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखो ना, एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास, आपको मजीद क्लियर होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, Cl2 है, ये रिएक्शन हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और बन क्या रहा है? HCl। दोनों तरफ जो है वो 2 है, तो ये बैलेंस के लिए यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये सनलाइट में हो रहा है। याद रखो आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखना है। ठीक है, और हमने अभी बोला है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, यानी वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। H और Cl ने रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट नहीं अगर होगी तो रिएक्टेंट बेशक जितने देर मर्जी पड़े रहे, वो तो प्रोडक्ट बनाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे अगर आप रेट लिखो तो हमारे पास रेट क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के। ठीक है, यानी हमारे पास दो रिएक्टेंट है, H2 है और दूसरा रिएक्टेंट क्या है? Cl2 है। ठीक है, अब क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा और यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये जीरो सारा खत्म हो जाएगा तो इट मीन्स दैट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बच्चों अगर आप एक और इक्वेशन लिखो, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास अमोनिया है NH3। ठीक है, इस अमोनिया ने क्या करना है? हाई टेम्परेचर है कंडीशन इसकी। ठीक है, और हमने कोई ना कोई कैटलिस्ट जो है वो ऐड करना है इसमें। क्लियर हो गया? अब अमोनिया हाई टेम्परेचर पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर क्या बना देती है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है पहले। अब ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो अगर आप इसका भी रेट लिखते हो तो रेट क्या होगा? यहाँ पे वापस के, और यहाँ पे क्या होगा? एक ही रिएक्टेंट है NH3। अब यहाँ पे 2 नहीं आएगा क्योंकि हमने कहा कि इंडिपेंडेंट है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे क्या आएगा? फिर जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये किसके इक्वल होगा? रेट जस्ट के की वैल्यू के इक्वल होगा। जो भी के की वैल्यू होगी वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, सो नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो यूजुअली जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होते हैं। ठीक है, तो ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अ रिएक्शन फॉर विच द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन इज द रेट इक्वेशन इज 1। यानी आपके पास जो है वो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है, उनका जो सम है इफ इट इज इक्वल टू 1, तो वो हमारे पास रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, रेट इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट होंगे उनकी एक्सपोनेंट में अगर उनका सम, रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, रेट इक्वेशन में जितने भी रिएक्टेंट है उनके एक्सपोनेंट वैल्यू का जो सम है इफ इट इज इक्वल टू 1, तो इट मीन्स दैट वो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कौन सा होगा? वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, अब हमारे पास देखो ऐसा होता है ना कि एक रिएक्शन में जो है वो मल्टीपल रिएक्टेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब रिएक्शन हो रहा होता है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट विल बी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। ठीक है, और ये बना क्या रहा है? N2O4 प्लस O2। ठीक है, अब हमने बताना है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अगेन मैंने आपको पहले बोला था कि जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बताएंगे तो कुछ रिएक्शंस के हमें मैकेनिज्म लिखने पड़ेंगे और कुछ रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जस्ट इक्वेशन दे के ही हम लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो इक्वेशन देख के राइट नहीं किया जाता, वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जो आप एक्सपेरिमेंट से डिटर्मिन करते हो। ठीक है, तो अगर आप इसका मैकेनिज्म देखो, ऑब्वियसली बात है मैकेनिज्म है, 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, तो वो कौन कौन से 2 स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। ये जो रिएक्शन है ये सबसे पहले क्या करेगा? इसमें नाइट्रोजन
पेंटा ऑक्साइड जो है वो पहले N2O4 में कन्वर्ट होगा। अच्छा, इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है, ठीक है। और साथ में बच्चों बनेगी नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये 2 मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की, ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का एक और मॉलिक्यूल दोबारा से इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, N2O4, ठीक है। और साथ में बनेगा बच्चों ऑक्सीजन। इक्वेशन देखो बैलेंस है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, ये है स्लो स्टेप और ये क्या है, ये है फास्ट स्टेप, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 और ये है स्टेप नंबर 2। अब हम इसका सम निकाल लेते हैं, यहाँ से ये से कट जाएगा, बाकी जितनी चीज़ें उनको ऐड करके लिख दें। तो यहाँ पे N2O5 है, यहाँ पे भी N2O5 है, 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2N2O5, फिर उसके बाद ये एरो, उसके बाद ये भी 2 ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2N2O4, ये ऑक्सीजन रहेगा यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ये जो स्लो स्टेप होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है। ये रेट बताता है हमें, अगर आप इस स्टेप के अकॉर्डिंग रेट लिखो तो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सिर्फ क्या है, N2O5 है, एक ही रिएक्टेंट है ना, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, जस्ट 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, N2O5 और यहाँ आ जाएगा 1। इट मीन्स दैट इस केस में वापस n की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर सम 1 होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन देखो, सबसे पहले अ रिएक्शन इन विच सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन इज 2। हमारे पास रेट इक्वेशन में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनका सम जो है वो 2 के इक्वल आना चाहिए, तो वो क्या होगा, वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। रेट डिपेंड्स ईदर ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द वन रिएक्टेंट रेज टू द पावर सेकंड। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है, जैसे, ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक ही हमारे पास रिएक्टेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रेट क्या होगा, A2। एक कंडीशन ये भी हो सकती है, ठीक है। रेट डिपेंड ईदर ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट हो और उसी की पावर 2 हो, ऐसे भी हो सकता है, वो तब भी सेकेंड ऑर्डर ही होगा। या दूसरी चीज क्या है, और द कंसंट्रेशन ऑफ द 2 डिफरेंट रिएक्टेंट ईच रेज टू द फर्स्ट पावर, यानी हमारे पास जो है वो 2 रिएक्टेंट हो, ठीक है, जैसे रिएक्टेंट A और दूसरा रिएक्टेंट जो है वो B, और इन दोनों की पावर क्या हो, यहाँ पे 1 और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट इस केस में वापस n की वैल्यू क्या आएगी, 2। यहाँ पे भी n की वैल्यू 2 है और यहाँ पे भी n की वैल्यू 2 ही है, तो दोनों सही है। हमारे पास एक ही रिएक्टेंट की पावर 2 भी हो सकती है और डिफरेंट रिएक्टेंट की पावर 1 1 होगी, तब भी वो इक्वल टू 2 ही आएगा। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड की, ठीक है, O3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहा है, ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और यहाँ पे बनेगा ऑक्सीजन। क्लियर। तो इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, हर रिएक्शन के लिए हमने मैकेनिज्म नहीं लिखना। अगर आप इसका रेट लिखोगे तो रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, हमारे पास K और कितने रिएक्टेंट्स हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO अगेन 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O3 अगेन 1। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में वापस n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ये है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पे। अब थर्ड ऑर्डर देखो, अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज द रिएक्शन फॉर विच सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन इज 3, ठीक है। यानी हमारे पास जो भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं उनका जो सम है वो 3 होना चाहिए। अब उसके लिए ना 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो 3 एक ही रिएक्टेंट का हो, ठीक है, या 2 रिएक्टेंट्स हो उनमें किसी एक की पावर 2 हो और एक ही 1 हो, या अलग-अलग रिएक्टेंट हो सबकी पावर 1 1 हो, तो तीनों कंडीशंस होंगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी तीनों की है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रेट है A, तो K है, एक ही रिएक्टेंट है, उसकी पावर 3 है, इस कंडीशन में भी n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। या दूसरी कंडीशन क्या है, आपने रेट फाइंड करना है, ठीक है। आपके पास 2 रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट A है, रिएक्टेंट B है, A की पावर 2 है और B की पावर 1 है। इट मीन्स दैट यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या आएगी, इस केस में भी n की वैल्यू क्या आएगी, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब अगेन और तीसरी कंडीशन क्या है कि आपने रेट फाइंड करना है। आपके पास 3 रिएक्टेंट्स हैं, A, B और तीसरा क्या है, C, ठीक है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, अगेन 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। तो इन दिस केस तीनों के तीनों केस में वापस वैल्यू तो 3 ही आ रही है, तो तीनों कंडीशन में किसी भी तरह अगर वैल्यू 3 आएगी तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगी, आयरन क्लोराइड है, ठीक है,
रिएक्शन है इसका पोटाशियम आयोडाइड के साथ, रिएक्ट करके ये क्या बना रहा है, आयरन क्लोराइड प्लस पोटाशियम क्लोराइड और प्लस I2। बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे 3 and 2 और 6 and 6, ठीक है। अब हमने इसका ऑर्डर बताना है। करंटली तो ये क्या लग रहा है कि ये 6 ये हैं और 2 ये हैं, तो टोटल अगर हम इसको जमा करें तो 6 + 2 क्या होता है, 8, ठीक है। और अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि इसमें 8 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, तो ये थर्ड ऑर्डर कैसे होगा। अभी हमने पढ़ा कि जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका मैकेनिज्म लिखते हैं। उस मैकेनिज्म में जो हमारे पास स्लो स्टेप होता है, जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, वो बताता है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो रिएक्शन है ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट इसका ऑर्डर ही लिख दें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रेट। अब वो मैकेनिज्म अगर लिखना है तो आप लिख लें, अदरवाइज आप जो है वो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपके पास रेट क्या होगा, के, ठीक है। हमारे पास ये जो आयरन क्लोराइड है, ठीक है, ये 1 है और यहाँ पे आ जाएगा KI2। तो यहाँ पे रेट क्या है, 1 और 2, और इसके अकॉर्डिंग 1 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, क्लियर है। तो मैकेनिज्म अगर आपने इसका लिखना है तो आप लिख लें, वरना लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में एग्जांपल गिवन है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है। एक और एग्जांपल देखो, इसकी एक और एग्जांपल है, आप वो भी देख लो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, रिएक्शन इसका हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना रहा है, 2NO2। अगर आप इसका रेट लिखो तो इसका रेट तो डायरेक्ट ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, रिएक्टेंट कितने हैं, 2 रिएक्टेंट है, एक NO है, यहाँ की पावर आ जाएगी 2 और यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ आ जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे 2 + 1 तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या, कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये होगा थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो एक चीज आपने बच्चों में बार बार बता रही है, जो हमने 2 और 1 की वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड वैल्यूज हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन की गई है, फिर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो बताया जा रहा है, क्लियर है। इसके बाद है लास्ट फ्रैक्शनल ऑर्डर। ओके, फ्रैक्शन मींस पॉइंट में होगी वैल्यू, यानी ऐसे नहीं होगी, पूरी पूरी वैल्यू नहीं होगी 1 2 3 4, तो ये फ्रैक्शन में होगी, पॉइंट में होगी। A reaction in which the sum of the exponent of the rate equation is in fraction, यानी पॉइंट में हो, मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, उनकी एक्सपोनेंट वैल्यू को अगर हम सम करें, सम करने के बाद उसका आंसर वापस पॉइंट में आए तो उसको हम बोलेंगे वो है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, रिएक्शन इन विच द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द रेट इक्वेशन इज इन फ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल लिखो तो एग्जाम्पल है हमारे पास CHCl3, रिएक्शन है इसका Cl2, इसको हल करो तो CCl4 + HCl। जब ये रिएक्शन बच्चों एक्सपेरिमेंटली किया गया, ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पे अपेरेंटली हमें लग रहा है कि शायद 1 मोल ये है 1 मोल ये है, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बनेगा, लेकिन ऐसा था नहीं। जब इसको एक्सपेरिमेंटली किया गया तो उसमें देखा गया कि इसका जो रेट बनता था वो क्या था, हमारे पास CHCl3 तो 1 ही था, ठीक है, लेकिन जो Cl था ये क्या था, ये हाफ था। यानी इसका मतलब क्या है, यानी जब इन दोनों को रिएक्ट करवाया गया तो CHCl3 का 1 मोल था और उस 1 मोल का रिएक्शन क्लोरीन के हाफ मोल के साथ हुआ था, मतलब क्लोरीन बच गई थी, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हाफ आएगा। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर इसका निकालो तो यहाँ पे वापस क्या आएगा, N = CHCl3 की जगह 1 पुट कर दो और यहाँ पे ऑर्डर आप पुट कर दो 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.5। अब ये 1.5 कैसे आती है, अगर आप इसका एलसीएम लो तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, प्लस 2 × 1/2 डिवाइडेड बाय कर दोगे 2, तो यहाँ पे 2 2 से कट जाएगा, 2 1 = 2 + 1 और यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे आएगा 3/2, इसको हल करो तो आ जाएगा 1.5। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब हम लास्ट में बच्चों जस्ट इसके जो है वो यूनिट्स देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हमने यूनिट्स बताने हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट इज अ स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, तो वो अभी हमने पढ़ा ना कि सारे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उनके लिए रेट कांस्टेंट जो है वो पर्टिकुलर होगा, ठीक है, और एट अ सर्टेन टेम्परेचर, ये आपने याद रखना है, क्लियर है। रेट कांस्टेंट इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर गिवन होगा। अब अगर आप कंसंट्रेशन का यूनिट देखो तो वो होता है बच्चों मोल पर DM³। रिएक्शन रेट क्या होता है, मोल पर DM³ पर सेकेंड। किसी चीज का कोई भी रेट लिख दो, हम लिखते हैं कि जो रेट है दैट इज इक्वल टू K, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, कोई भी रिएक्टेंट्स, कितने भी रिएक्टेंट्स हम कलेक्टिवली लिख लेते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है, और उनकी पावर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं N के साथ, क्लियर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, K को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, तो ये भी KN ही है बेसिकली, K सेपरेट कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, KN इधर ही रहेगा, रेट जो है वो ऊपर रहेगा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, नीचे रिएक्टेंट्स आ जाएंगे और यहाँ पे उनकी पावर आ जाएगी N, क्लियर। तो
तो आप इसको ज़रा सीधा करके लिख लो, Kn इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट्स, ठीक है, और इनकी पावर आ जाएगी बच्चों n। क्लियर हो गया। अब जरा आप यहाँ पे यूनिट पुट करो, यहाँ पे Kn इज इक्वल टू रेट का यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, और साथ क्या है, पर सेकंड। ये एक ही है, इसको ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, ऊपर लिखा था ना। और रेट का यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। क्लियर है। अब जरा रिएक्टेंट का देखो, रिएक्टेंट का क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, ऐसे ही है। अब ये चीज तो मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को वैसे ही बताई है। अब जरा यहां पे देखो बच्चों, Kn इज इक्वल टू रेट ओवर रिएक्टेंट्स, ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, Kn इज इक्वल टू रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 एक ही आएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, क्लियर है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर सेकंड। क्लियर हो गया। नीचे क्या आएगा रिएक्टेंट के लिए, अगेन मोल पर डीएम क्यूब, और आपको याद है इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें हमने n लिखा है। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये n यहाँ पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी जो Kn है मोल पर डीएम क्यूब ये ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट है 1, ये भी सेम ही वैल्यू है ना, तो ये 1 पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा, और पर सेकंड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल Kn की वैल्यू है वो क्या आई है, Kn इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस n, और पर सेकेंड। आपने क्या करना है कि सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो जो उनकी n की वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट करनी है, और उसके अकॉर्डिंग आपने यूनिट्स निकालते जाना है। तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। इस केस में n की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो पहले जनरल वैल्यू लिख लेते हैं, K इज इक्वल टू क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, और यहाँ क्या था 1 माइनस n, और पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपने n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। तो अब आप देखो क्या होगा, K इज इक्वल टू K0, यहाँ पे Kn है ना, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, और यहाँ 1 माइनस 0, और पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है। तो 1 में से माइनस 0 करें तो देखो क्या आएगा, K0 इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, और 1 में से 0 करें तो 1 ही आता है, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -3 ही आएगा, और यहाँ पे पर सेकेंड आ जाएगा। मींस जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए K का यूनिट ये होगा, ठीक है, ये जीरो ऑर्डर का है। अब हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर को। अब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 1 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करो, K पहले जनरल लिख लेते हैं, Kn इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस n इज इक्वल टू 0, और इस केस में n इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K1 इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह 1 माइनस 1 और S0, 1 1 से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 0, यानी मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ पे आ गई वैल्यू 0, और पर सेकेंड। किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय S1, तो यहाँ पे पर सेकेंड आ जाएगी, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या आएगा, पर सेकेंड। क्लियर है। हमारे पास नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, ठीक है। अब अगेन पहले जनरल फार्मूला, Kn इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब, 1 माइनस n पर सेकेंड, ठीक है। इन दिस केस n की वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, K2 इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, 1 माइनस 2, और पर सेकेंड आ जाएगा, 2 में से 1 निकालो तो देखो क्या आएगा, इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा -1 और पर सेकेंड। आप इसको खोल लो, क्या बनेगा, K2 इज इक्वल टू मोल -1 एंड डीएम क्यूब प्लस 3, बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पर सेकेंड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस को पहले लिख लो, DM3 मोल -1 और पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका होगा, सेकेंड ऑर्डर का यूनिट। फोर्थ क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर है। यानी इस केस में n की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, इक्वल टू
मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एन पर सेकेंड। अब एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करो आप 3, तो K3 इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 3 पर सेकेंड। ठीक है, तो K3 इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 पर सेकेंड। इसको हल करो, K3 इज इक्वल टू मोल -2 डीएम क्यूब 6 पर सेकेंड। अरेंज करो तो क्या आएगा, DM6 पहले कर लेते हैं, मोल -2 बाद में लिख लेते हैं और -1 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।